प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त को, तो 23 अगस्त को सामान्य हिंदी के आने वाले प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों का 23 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम लगा हुआ है और आप जनरल हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर देने से पहले ये प्रश्न जरूर देखकर जाइएगा आप लोग, क्योंकि सामान्य हिंदी के बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो को पूरा देखेगा और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं वर्ण। जो वर्ण होते हैं, वर्ण किससे बनते हैं? तो वर्ण जो हैं ये शब्द से बनते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है, ज्ञा से ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा दीजिए। ज्ञा से ज्ञानी जो है ना, जा प्लस या वर्णों के संयोग से बना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि ज्ञा से ज्ञानी जो है ना, प्रश्न पूछा था कि ज्ञा से ज्ञानी को वर्णमाला में माना जाता है, तो ज्ञा से ज्ञानी को वर्णमाला में संयुक्त अक्षर माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं सबसे पहले वो जान लीजिए आप लोग। जैसे कि छा से छतरी हुआ, ठीक है, छा से छतरी, त्रा से त्रिशूल हुआ और श्रा हुआ। ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। ज्ञा से ज्ञानी, छा से छतरी, त्रा से त्रिशूल और श्रा, इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं जैसे कि या हुआ, रा हुआ, ला हुआ और वा हुआ। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एक होता है उस व्यंजन। तो उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि शा हुआ, शा हुआ, शा से षटकोण हुआ, ठीक है, सा हुआ और सा हुआ, सा से सरोता है ये, और हा हुआ। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं उस व्यंजन। एक होते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आगत व्यंजन होते हैं चा हुआ, फा हुआ, ये आगत व्यंजन होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी जो बातें होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आ, उ, ए, या। देखिए, आ भी है, उ भी है और ए भी है, लेकिन या जो है ना ये स्वर नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाए। अच्छा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर कुल 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, औ औ, ठीक है। और लास्ट वाला आपका होता है री, री से ऋषि। तो ये हो गए आपके स्वर। स्वर के कुल कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ और री। अब यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आप लोगों को। दीर्घायु की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? दीर्घायु कैसे लिखा जाता है? तो दीर्घायु ऐसे लिखा जाता है। दीर्घायु की शुद्ध वर्तनी ये होगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी की
पहचान करनी है आप लोगों को। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? तो उज्ज्वल को लिखने का तरीका क्या है? यानी उ, आधा जा, वा और ला, यानी 2 बार आधा जा, पहले उ, 2 बार आधा जा, फिर वा और ला। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्साध्य कैसे लिखा जाता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अंतर्साध्य कैसे लिखा जाता है? तो देखिए अंतसाक्ष्य लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, अंतसाक्ष्य ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था। अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं? जैसे कि या, वा और ला हुआ और ला हुआ, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, या, वा, रा, ला। तो देखिए संयुक्त व्यंजन के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, ऊष्म व्यंजन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्पर्श व्यंजन के बारे में जान लीजिए। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि चा हुआ, छा से छाता हुआ, जा से जहाज हुआ, टा से टमाटर हुआ और ठा हुआ। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको बता चुका हूँ, आगत व्यंजन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब देख लीजिए अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? डा से डलिया हुआ, ठीक है, या हुआ, या हुआ, ड़ा हुआ, ड़ा खाली, ना हुआ और माँ हुआ। ये ना है, ना से नल, ये माँ हो गया। ये इनको क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? पहचान कीजिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। अब आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, आपको याद ही नहीं है कि आप किसी को क्या कुछ कहेंगे। तो जब किसी को कुछ कहे नहीं सकते हो तो ये कोई निश्चित कोई बात नहीं हुई, ये अनिश्चित है कि आप क्या कहोगे किसी को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न क्या? झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था में कौन सा कारक है? अब यहाँ पर जो आपका झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, इसमें जो मेन कॉमन वो है में। और में किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण मैं पर। तो अधिकरण किस में आ रहा है? अधिकरण में आ रहा है, अधिकरण कारक में आ रहा है, अधिकरण मैं पर, अधिकरण में पर, ये आप याद कर लीजिए। और कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना है। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे एक बार में देखने पर, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है किस समास में तत्पुरुष समास है? किस समास में तत्पुरुष समास है ये आपको बताना है। जैसे कि ग्रहगत, ग्रह अलग है, गत अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? ग्रहगत। और ऐसे भी बचा सकते हैं कि ग्रह कागत, ग्रह का यानी कर्ता ने कर्म को का, ऐसे भी पहचान सकते हैं और आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस शब्द में बहुप्रिय समास है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास। जैसे कि मेघनाथ, इंद्र को जीतने वाला, यानी इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ। तो मेघनाथ एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, ना कि भगवान। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर होता है बहुप्रिय समास। जैसे कि 10 आनन हैं जिनके, यानी रावण, ऐसे पहचान सकते हैं आप लोग। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, पीताम्बर, पीला अंबर है जिनका, भगवान विष्णु। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। नास्तिक में कौन सा समास होगा भैया मेरे? नास्तिक, नास्तिक, नास्तिक में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ना कोई नियम ना कोई परिभाषा, बस आपको इतना ध्यान रखना जब भी पूछा है नास्तिक में कौन सा समास होगा तो आपको ध्यान रखना है तत्पुरुष समास होगा। किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण है? आपको यह बताना है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण है, उसकी पहचान करनी है। संबंधवाचक की किससे क्या संबंध होगा? जिस काम को करना ना हो उस पर चिंतन मूर्खता है। ये आपका संबंधवाचक जो है सार्वजनिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया से अगर जब भी प्रश्न पूछे जाएं आपको ध्यान में रखना है
वाक्य में क्रिया को जब कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम पढ़ता है और इसमें अकर्मक क्रिया की बात की जा रही है। ढूंढ खड़ा है, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? सप्रेम, साकार, स्वीकार, संहार। मैंने क्वेश्चंस को पढ़ लिया, आंसर भी मेरे दिमाग में आ गया। देखिए, शम का प्रयोग सप्रेम में भी नहीं होगा, इसमें सत होगा, सत धन कार, इसमें भी नहीं हो, संहार, शम धन हार, तो शम धन हार यानी संहार में जो है शम उपसर्ग हो जाएगा, और स्वीकार में भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 67 से 69 क्वेश्चन। निर्देश, प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान हैं। एक शब्द बेमल है, बेमल शब्द का चयन करना है आप लोगों को। मित्र के चुनाव की खालिस्तान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। मित्र के चुनाव की, क्या बोल रहा है? मित्र के चुनाव की। तो मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सार्थकता आ जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई खालिस्तान क्या नहीं है? भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए क्या नहीं है? तो भैया मेरे स्थान नहीं, तो क्या कहेंगे? स्थान नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्थान आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो आप एक ही नज़र में देखकर कर सकते हैं, ना नियम ना कोई परिभाषा। अपने कथन की सत्यता खालिस्तान क्या कीजिए? अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्रमाणित आ जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? मैंने प्रश्न को पढ़ा और आंसर मेरे माइंड में तुरंत छप गया। उत धन हार, तो उद्धार की संधि विच्छेद क्या होती है? उत धन हार। और उद्धार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। यह भी आपको ध्यान में रखना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है और थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि दृग चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दृग चल यानी दृक धन अचल। और मैंने प्रश्न को पढ़ा और मेरे माइंड में तुरंत आ गया कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। तो दृग चल में संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। क्यों? ये हलंत देख रहे हैं आप लोग, ये मेन कॉमन जो है वो हलंत का पूरा खेल है भैया मेरे। तो दृग चल में हो जाएगा व्यंजन संधि, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? मंत्रिणी, चचू, छाता, भक्त। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी, बुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय। ये आपको ध्यान रखना। अब पूछा क्या जा रहा है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो मंत्रिणी जो है ना ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पर आपको देखिए भाववाचक संज्ञा की पहचान करनी है। तो बचपन, जैसे कि बचपन आपने जिया और बचपन की बातें आप अपने मित्रों, दोस्तों सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं, यानी आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि मेरा बचपन ऐसा था। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न देखिएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा कि संधि कुल 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होता है? राकेश का सही संधि विच्छेद होता है राका धन ईस। ठीक है, राका धन ईस होता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाए। अच्छा, मान लीजिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राकेश में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यानी संधि का नाम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगी गुण स्वर संधि। क्यों होगी? इसको तो मान लीजिएगा बड़ा आ, ध्यानपूर्वक देखेगा, और इसको मान लीजिएगा छोटी ई। तो बड़ा आ प्लस छोटी ई मिलकर क्या बना?
तो बड़ा प्लस ई मिलकर क्या बना, अय बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छोटा प्लस बड़ी अ स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया है, अगर छोटा प्लस ई हो तो ए है, और छोटा प्लस बड़ी तो ए। तो छोटा प्लस बड़ी ई बताया जाए तो उसमें कौन सी संधि होगी। सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं आप लोग, तो यहाँ हो जाएगी गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होता है, ये तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं आप लोग, इसमें कुछ खास, इतना कुछ खास नहीं है। तो प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन उत्तर। अच्छा, प्रत्युत्तर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, ये भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, यण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुप्रिय समास का सही उदाहरण है। मैंने प्रश्न को पढ़ा और आंसर तुरंत मेरे मन में आ गया, यानी पंचानन। पंचानन में बहुप्रिय समास होगा। अच्छा, पंचानन का समास वगैरह क्या होता है, पांच हैं आनंद जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि इसमें द्विगु समास होगा क्योंकि संख्यावाची शब्द है, लेकिन इसमें बहुप्रिय समास होगा क्योंकि पंचानन यानी पांच आनंद हैं जिनके, भगवान शिव। अगला प्रश्न क्या है कि शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग ऋण शब्द का चयन कीजिए। पवित्र, कुशल, विनिमय, जलज। यहाँ पर आपको योग ऋण शब्द की पहचान करनी है। तो कमल जो है ना, सॉरी, योग ऋण शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। तो इसमें जो जलज है ना, जलज किसके अंतर्गत आ जाता है, कमल के अंतर्गत आ जाता है। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जलज योग ऋण शब्द है क्योंकि कमल के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं आपको वीडियो में अक्सर बोलता रहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, वीडियो को छोड़कर बीच से चले जाते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा और वीडियो को लाइक भी नहीं किया, बिना लाइक किए चले जाते हैं। देखिए, आपका जो एक लाइक होता है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक लाइक आपका जो होता है वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी कीजिए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। यहाँ पर देशज शब्द की बात हो रही है, तो कौन सा देशज शब्द नहीं है। डिबरी, पगड़ी, पुष्कर, ढोर। तो पुष्कर देशज ना होकर यह तत्सम शब्द है। पुष्कर ये तत्सम शब्द यानी ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये देशज शब्द नहीं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं ये देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधोलिखित में ऋण शब्द कौन सा है। मलयज, पंकज, जलज, वैभव। देखिए, वैभव जो है ना ये ऋण शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, वैसे तो प्रश्न में पूछा जाए कि ऋण शब्द कौन सा नहीं है। अगर ऋण शब्द पूछा जाए तो जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें ऋण शब्द, जैसे कि नाक, कान, पीला और झट आदि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी यहाँ पर जो पर है ना, पर यही मेन कॉमन है। तो पर किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। तो इसमें पर किस में आएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, अधिकरण में पर आता है, अधिकरण में पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। 4 पाई पर भाई साहब बैठे, मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं और आंसर मैंने निकाल कर रख दिया। तो मेन कॉमन जो वो है पर, तो पर का ही पूरा का पूरा खेल है इसमें। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयत्री। क्या होता है, कवयत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। लिंग की दृष्टि से दही कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। लिंग की दृष्टि से दही जो है ना ये पुल्लिंग शब्द होगा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है भैया मेरे, यथा, आज, परंतु, लड़का। तो यहाँ पर आपको विकारी शब्द की पहचान करनी है। तो विकारी शब्द कैसे करेंगे, तो लड़का जो है ना ये विकारी शब्द हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिसके रूप लड़कों बनते हैं ये तीनों शब्द अविकारी हो जाए, लेकिन जो लड़का शब्द जो है ये विकारी शब्द हो।
या आप ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकार्य शब्द का, जैसे कि कुत्ता, कुत्ते, कुत्तू, मैं, मुझे, हमें, अच्छा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 87 से 88 नीचे दिए गए मुहावरों और लोक त्रुटियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न क्या है कि कागज़ के घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा? लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार की बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। कागज़ के घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरा क्या होता है? तो कागज़ के घोड़े दौड़ाना यानी कि लंबी लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालू की भीत। बालू की भीत, इसका मुहावरा क्या होगा? निस्तार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, शारीरिक संरचना। बालू की भीत, इसका मुहावरा क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बालू की भीत यानी कि शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 89 से 90 दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? ज्ञानेंद्रियां कैसे लिखा जाता है? तो ज्ञानेंद्रियां को लिखने का जो तरीका है ना, ये रहा। ज्ञानेंद्रियां ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि आप लोग देखा होगा यूपी पुलिस हुआ या यूपी की किसी भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, ये प्रश्न अक्सर यूपी की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता है। तो इसमें ये पूछा ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? तो ज्योत्सना लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 92 नीचे दिए गए मुहावरे लोक त्रुटियों के सही अर्थ का चयन कीजिए। सिक्का बैठाना, इसका मुहावरा क्या होगा? प्रभाव या धाक जमाना, सिक्के जाम करना, सिक्के जमीन में गाड़ना, इनमें से कोई नहीं। सिक्के बैठाना, तो सिक्के बैठाना यानी कि प्रभाव या धाक जमाना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहे के चने चबाना, इसमें थोड़ी प्रश्न में टाइम लगता है करने में, आप यूं क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लोहे के चने चबाना, इसका मुहावरा क्या होगा? बहुत कठिन काम करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? लाघव, रौरव, लज्जा, अपमान। तो गौरव का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए लाघव। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ, अभिज्ञ या अविज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अविज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शैशव जो है ना, शैशव, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुवचन कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन किसे कहते हैं? का, खा, गा, घा, ए, बी, सी, डी। शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? ता। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप होगा? हरिण का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? हरिणी होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पशुता शब्द उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पशुता। तो ये थे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखा होगा तो एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे और बारीक तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है और मैंने अपना 100% भी देने की पूरी कोशिश की है। तो अब बारी आती है वीडियो को लाइक करने की। तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे थे, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।